पहला है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दूसरा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तीसरा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। और चौथा है प्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तथा ऑप्शन नंबर डी है 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1 और 2। इस प्रश्न का सही जवाब है 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ये दोनों सही हैं। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देखते हैं। भारत में निर्वाचन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणालियां अपनाई गई हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से संपन्न होते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा विधान परिषदों हेतु निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे किसी राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा के लगातार 3 निर्वाचनों में प्राप्त मतों की प्रतिशतता दी गई है। वर्ष 1984 में 7.4% मत प्राप्त किया, 1989 में 11.4% मत प्राप्त किया, 1991 में 22.4% मत प्राप्त किया। जिस दल ने मतों की उपयुक्त प्रतिशतता प्राप्त की वह था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर डी भारतीय साम्यवादी दल या मार्क्सवादी दल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। सारणी में दिए गए लोकसभा के लगातार 3 निर्वाचनों में प्राप्त मतों की प्रतिशतता से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी नामक राजनीतिक दल ने पिछले 1984, 1989 तथा 1991 के चुनाव में मतों का यह प्रतिशत प्राप्त किया। भाजपा ने 1984 के लोकसभा चुनाव में कुल 2 सीटें तथा 7.4% मत, 1989 के लोकसभा चुनाव में 86 सीटें तथा 11.4% मत तथा 1991 के लोकसभा चुनाव में 119 सीटें तथा 22.4% मत प्राप्त किया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बीजेपी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निर्गत मत सर्वेक्षण। क्या निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनोत्तर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया। ऑप्शन नंबर बी है निर्गत मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है। ऑप्शन नंबर सी है निर्गत मत सर्वेक्षण वह युक्ति है जिससे मतदान के परिणामों के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है।
ऑप्शन नंबर डी है निर्गत मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई प्रशासनिक युक्ति है जिससे पर रूप धारण करके मतदान रोका जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस विचार निर्वाचनोत्तर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे वह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। निर्गत मत सर्वेक्षण एग्जिट पोल सर्वे मीडिया द्वारा किसी भी चुनाव के समय मतदान करके निकलने वाले मतदाताओं द्वारा विविध पार्टियों प्रत्याशियों के पक्ष में किए गए मतदान के अध्ययन एवं विश्लेषण पर आधारित युक्ति है जिसके द्वारा मतगणना के परिणामों के घोषित होने के पूर्व ही परिणामों के बारे में सही पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं। आप ये जो पहला विकल्प है, पहला कथन है वो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति पदों के लिए निर्वाचन करवाना। दूसरा है नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। तीसरा है निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। नीचे दिए गए कूटो सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 तथा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। उपरोक्त प्रश्न में संकेत 1 का कार्य सदस्य स्वयं करते हैं, संकेत 2 का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का है, जबकि संकेत 3 के लिए न्यायालय है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य परिवर्तन है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए लोक क्षेत्र के परिव्यय में प्रभुत्व कमी, ऑप्शन नंबर बी है अवसंरचनात्मक क्षेत्रकों में लोक निवेशों का संकेंद्रण, ऑप्शन नंबर सी है निर्यात के संवर्धन की दृष्टि से कृषि में प्रमुख निवेश, ऑप्शन नंबर डी है उन क्षेत्रकों में प्रमुख निवेश जिसमें औद्योगिक रुग्णता चिरंतन समस्या है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए लोक क्षेत्रक में परिव्यय में प्रभुत्व कमी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में 45% विनियोग किया जाएगा, 45% विनियोग किया जाएगा और निजी क्षेत्र द्वारा विनियोग में 55% का योगदान किया जाएगा। स्पष्टतया सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण कुल विनियोग में निजी क्षेत्र में विनियोग की ओर अधिक झुकाव हुआ। तुलना की दृष्टि से यह उल्लेख करना रुचिकर होगा कि पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग का भाग लगभग 58% था, जो छठी योजना में 59%, 7वीं योजना में लगभग 48% था, परंतु 8वीं योजना में केवल 45% ही परिकल्पित किया गया, जो अभी तक के पंचवर्षीय योजना में सबसे कम है। हमारा अगला प्रश्न है यद्यपि 1991 से बाजार अर्थव्यवस्था स्वीकृत कर ली गई, फिर भी राष्ट्रीय आर्थिक योजना अभी चालू है, इसका मुख्य कारण क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ये
ऑप्शन नंबर ए, यह सांविधिक अपेक्षा है। ऑप्शन नंबर बी, लोक क्षेत्र में पहले से लगाई गई भारी मात्रा की पूंजी की देखभाल आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी है, पंचवर्षीय योजनाएं बाजार समर्थक रीति से अर्थव्यवस्था को दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य प्रदान करती रह सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी है, बाजार अर्थव्यवस्था मुख्यतः उद्योग और वाणिज्य तक सीमित है और कृषि में केंद्रीय योजना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाजार अर्थव्यवस्था मुख्यतः उद्योग और वाणिज्य तक सीमित है और कृषि में केंद्रीय योजना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। भारत में 1991 ईस्वी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा सार्वभौमिकरण की नीति को स्वीकार करके बाजार अर्थव्यवस्था को लागू किया गया, परंतु बाजार व्यवस्था को लागू किए जाने के बाद भी राष्ट्रीय आर्थिक योजना तथा सार्वजनिक आर्थिक नियोजन अब भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसका मुख्य कारण यह है कि बाजार अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य तक ही सीमित है। कृषि विकास, सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, आधारभूत ढांचे, रेल, सड़क, बिजली, दूरसंचार आदि के विकास हेतु केंद्रीय आयोग आवश्यक है। क्योंकि भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर आश्रित है तथा कृषि क्षेत्र में बाजार व्यवस्था के असफल होने की संभावना अधिक रहती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणादान में निवल वृद्धि का योग। ऑप्शन नंबर बी है, चालू व्यय और चालू राजस्व का अंतर। ऑप्शन नंबर सी है, मुद्रीकृत घाटे और बजट घाटे का योग। ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय रिजर्व बैंक से संघ सरकार द्वारा किए गए ऋणदान में हुई निवल वृद्धि। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणादान में निवल वृद्धि का होना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा बराबर बजट व्यय उधार छोड़कर बजट प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटे की वृद्धि आंतरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करती है, अर्थव्यवस्था को ऋण जाल की ओर ले जाती है तथा पूंजी बाजार से संसाधनों को क्राउड आउट करती है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1950 से 90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया है। फिर भी सही अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य है भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी है। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? पहला है, हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित रह गई है। दूसरा है, गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक हैं। तीसरा है, मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल दिया गया है। और चौथा है, हरित क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले हैं, खाद्य फसलों को नहीं। निम्नलिखित में से कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 तथा ऑप्शन नंबर डी है 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित थी। एक तो ये सही है। उसके बाद जो सही है
वो है गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव बहुत अधिक हैं, ये भी सही है। उसके बाद मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल दिया गया, ये गलत है। हरित क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले हैं, खाद्य फसलों को नहीं। ये जो तीसरा है वो सही है। हरित क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले हैं, खाद्य फसलों को नहीं। तो ये जो है वो गलत है। तो 1, 2 और 3 जो हैं वो सही हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। यह सत्य है कि हरित क्रांति के अधिकांश लाभ देश के छोटे छोटे सीमित खंडों तक ही सिमट कर रह गए, तो पहला सही है। साथ ही साथ खाद्यान्नों के भाव में अधिक वृद्धि से बड़े किसानों के लाभ तो बढ़ा, किंतु छोटे किसानों को कोई राहत न मिली। हरित क्रांति का प्रभाव कुछ एक फसलों मसलन गेहूं और धान तक ही अत्यधिक कारगर साबित हुआ। मोटे अनाजों पर इनका प्रभाव नगण्य या अत्यंत कम था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डंकल प्रस्तावों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला कथन है, भारत सरकार के लिए उसके सभी प्रस्तावों को सभी क्षेत्रकों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है। दूसरा है, कृषि के क्षेत्र में मुख्य प्रस्ताव है कृषि संबंधी उपदानों की समाप्ति। तीसरा है, वस्त्र के क्षेत्र में वह बहुतंतु करार के प्रवर्तन को दोहराता है। चौथा है, प्रस्तावों को संसद पहले ही स्वीकार कर चुकी है। करना क्या है कि नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1, 2 और 4 तथा ऑप्शन नंबर डी केवल 3 और 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है भारत सरकार के लिए उसके सभी प्रस्तावों को सभी क्षेत्रकों के लिए स्वीकार करना। ये तो ठीक है। प्रस्तावों को संसद पहले ही स्वीकार कर चुकी थी, ये क्या है हमारा गलत है। तो ये गलत होने की वजह से ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हट जाएंगे। और जो दूसरा है, कृषि के क्षेत्र में मुख्य प्रस्ताव है कृषि संबंधी उपदानों की समाप्ति, ये तो सही है। तो जिसमें 2 नहीं है वो भी कट जाएगा, तो बचेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलने से पहले व्याख्या देख लेते हैं इसका। आर्थर डंकेल ने 20 सितंबर 1991 को 108 सदस्यीय देशों की नई विश्व व्यापार व्यवस्था बनाने हेतु 500 पृष्ठीय प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का परीक्षण करता था। इसके अंतर्गत तटकर तथा गैर तटकर अवरोध और बचाव, कृषि सब्सिडी, व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार से संबंधित निवेश उपाय आदि तथ्यों पर चर्चा की गई है। वास्तव में प्रस्ताव का मूल उद्देश्य विकासशील देशों के निजी पेमेंट कानूनों को समाप्त करना है, क्योंकि इन देशों के पेमेंट कानून बहुराष्ट्रीय निगमों, जो कि अधिकांशतः अमेरिका और उसके साथी देशों के हैं, के हित के विरुद्ध हैं। इस प्रस्ताव का सबसे विवादास्पद मुद्दा कृषि क्षेत्र की सब्सिडी का है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विनिर्माण उद्योगों की स्थापना, वर्ष और स्थान यहाँ पे हैं। तो आपके ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3 तथा ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। तो प्रथम मशीन निर्मित कागज जो है वो 1870 में लगभग नहीं आई थी। तो 2 जो है वो कट जाएगा, 1 और 3 बचेगा, 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, 1 और 3। केवल 1 और 3 इस प्रश्न का सही जवाब है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रथम सूती मिल की स्थापना हुई थी 1854 में, ये सही है। और प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना मद्रास में 1904 में हुई थी, ये भी सही है। तो 1 और 3 इस प्रश्न का सही जवाब है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। प्रथम मशीन निर्मित कागज का निर्माण 1832 में हुआ था। कब हुआ था? 1832 में, जबकि प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है 1870, इसलिए यह जो है गलत था। तो ये और ये सही थे। व्याख्या है, प्रथम मशीन निर्मित कागज का निर्माण 1832 में दीसरा पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रथम एकल सूती मिल की स्थापना 1854 में बम्बई के पास तथा प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 में मद्रास के पास की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रति 10 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश में। जबकि ये 1994 का पेपर है, 1994 का। तो उस समय के हिसाब से प्रश्न का जवाब कुछ और हो सकता है, आज के हिसाब से कुछ और हो सकता है। तो उस समय जो इस प्रश्न का जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। मतलब उस समय के हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का सर्वाधिक घनत्व हरियाणा राज्य में है। उल्लेखनीय है कि हिसार हरियाणा में ही केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। सन 1998 से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। पशुधन के विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में मूल ग्राम योजना 1964 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम तथा 1970 में भारतीय डेयरी निगम एवं श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड योजना संचालित की गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्थात मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन नंबर बी 2 जगह लिख दिया गया है, तो इसको सी होना चाहिए ना, इसको सी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हरियाणा इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रति हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक हरियाणा में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या कहाँ है? व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या यहाँ है हरियाणा में। ठीक, हरियाणा में। तो इस हिसाब से उस प्रश्न का सही जवाब है बी हरियाणा। अगला प्रश्न है, यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, पर स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को भी सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं?
पहला है रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है पर उसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक है। दूसरा है मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं को पूर्ति की आशा करना अवास्तविक है। तीसरा है रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति एकक लागत सस्ती है। चौथा है रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः उसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता है जितना निजी कारों, बसों तथा दुपहिया वाहनों से लाभ उठाना होता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है, बी है 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 तथा ऑप्शन नंबर डी है 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, जो सही जवाब होना चाहिए इस प्रश्न का, मान लीजिए कि पहला तो इस सही है, दूसरा भी सही है। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की प्रति एकक लागत सस्ती है, ये इस प्रश्न के हिसाब से गलत है और ये सही है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर बी में हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। तो इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। रेलवे भारत में परिवहन का सबसे बड़ा साधन तथा सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसके बावजूद स्वतंत्रता के पश्चात रेलवे की अपेक्षा सड़क परिवहन को अधिक प्रोत्साहन मिला। सड़क परिवहन की अधिकता का कारण रेल परिवहन के परिचालन के सस्ते होने पर भी उसकी समृद्ध पूंजी लागत का अधिक होना, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत मानव बस्तियों की परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में रेल परिवहन की असमर्थता तथा रेलवे का अविभाज्य स्वरूप के कारण जनता के लिए निजी वाहनों की अपेक्षा रेल सेवाओं को प्राप्त करने में होने वाली असुविधा प्रमुख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि की स्थापना की गई? पहला है रुग्ण लघु उद्योगों को पुनः संरचना के लिए। दूसरा, औद्योगिक पुनः संरचना के प्रक्रम में छंटने के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले कामगारों की सहायता के लिए। तीसरा है विद्यमान औद्योगिक इकाई के आधुनिकीकरण के लिए। चौथा है बांग्लादेश, श्रीलंका आदि से आए शरणार्थियों की सहायता के लिए। तो सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 तथा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। तो रुग्ण लघु उद्योगों की पुनः संरचना के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका आदि से आए शरणार्थियों की सहायता के लिए, ये तो एकदम ही गलत है। क्या है? ये जो है ऑप्शन, ये जो है वो गलत है कथन। तो इस हिसाब से ये वाला जिसमें 4 है वो खत्म हो जाएगा। तो सी और डी खत्म हो गए, बचे हैं 2। अब क्या करना है, विद्यमान औद्योगिक इकाई के आधुनिकीकरण के लिए, ये भी गलत है इसलिए ये भी कट जाएगा, बचेगा 1 और 2। ये इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। औद्योगिक आधुनिकीकरण व तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की विस्थापित श्रमिकों की सहायता व पुनर्स्थापना के लिए फरवरी 1992 में एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं: उद्योगों की वर्तमान क्षमताओं के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी
उन्नयन के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली परिस्थितियों में कर्मचारियों के पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः नियोजन की लागत को पूरा करने के लिए फर्मों को सहायता प्रदान करना, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक प्रक्रमों की पुनः संरचना, औद्योगिक इकाइयों के बंद होने की स्थिति में प्रभावित कर्मचारियों को मुआवजे हेतु धनराशि प्रदान करना, नए रोजगार सृजित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना, प्रभावित श्रमिकों के पुनर्स्थापन हेतु विभिन्न केंद्रों या संस्थानों में कार्यक्रमों का संचालन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी है रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, ऑप्शन नंबर सी है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं के रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तन करके देने की अनुमति, ऑप्शन नंबर डी है मुद्राओं के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं के रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति तथा अनुभूति। अतः ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। विदेशी व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय या परिवर्तन एक आवश्यक प्रक्रिया है। यह परिवर्तनशीलता मुक्त रूप से आंशिक दोनों हो सकती है। मुक्त और आंशिक दोनों, यह परिवर्तनीयता मुक्त और आंशिक दोनों हो सकती है। मुक्त परिवर्तनशीलता की स्थिति में सरकार की ओर से किसी प्रकार का विनिमय दर निर्धारित नहीं किया जाता है। बाजार की शक्तियों अर्थात बाजार में मुद्रा की मांग को पूर्ति के आधार पर मुद्रा का विनिमय दर स्वतः निर्धारित हो जाता है। जैसा कि हाल ही में भारत सरकार ने चालू खाते पर मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया है। आंशिक परिवर्तनशीलता की स्थिति में सरकार द्वारा मुद्रा के कुछ अंश का निर्धारण कर दिया जाता है, जबकि शेष अंशों का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा स्वयं होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसा कि 1993 भारत सरकार ने भारतीय मुद्रा की 60% और 40% के अनुपात में आंशिक रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया था। सरकार व्यापार की दशाओं और दिशाओं का ध्यान रखते हुए दोनों में से कोई भी कदम उठा सकती है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की द्विअंगी दर को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कदम आपेक्षिक रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए सभी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की बढ़ी हुई गति, ऑप्शन नंबर बी है लोक वितरण प्रणाली को अधिक सरल और कारगर बनाना, ऑप्शन नंबर सी निर्यातोन्मुख रणनीति का पालन, और ऑप्शन नंबर डी है बजट घाटे और अनुत्पादक व्यय को नियंत्रण में रखना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बजट घाटे और अनुत्पादक व्यय को नियंत्रण में रखना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की द्विअंगी मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने में बजट घाटे और अनुत्पादक व्यय को नियंत्रित करने का सरकारी प्रयास कारगर सिद्ध हुआ है तथा मुद्रास्फीति की दर को दो अंकों के नीचे ही रखा जा सका है। ज्ञातव्य है कि मुद्रास्फीति वह व्यवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति हीनार्थ प्रबंध, युद्ध जनित आर्थिक दबाव, विकास जनित दबाव, लागत में वृद्धि तथा बैंकिंग क्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है।
इसमें निवेशकों तथा ऋणी को लाभ तथा ऋणदाताओं एवं वेतनभोगियों को हानि होती है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर से 25 प्रश्नों को लेकर 1994 जो पूछे गए थे सामान्य अध्ययन के प्रश्न। इसी प्रकार से 1994 के प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद 1995 के प्रश्नों को हम लोग फिर कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 1994 के पेपर में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का हल और उसकी व्याख्या हम लोग देख रहे थे। उस क्रम में यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग लगभग 25 सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का हल और उसकी व्याख्या देखने वाले हैं, जो कि आने वाले परीक्षाओं के लिए या 2024 का जो यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? पहला है अजोला, दूसरा है नील हरित शैवाल और तीसरा है अल्फाल्फा। तो इसमें से करना क्या है हमें कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए केवल 2, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 तथा ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अजोला और नील हरित शैवाल। 1 और 2 इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, 1 और 2। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ऐसे जीवाणु संवर्ध कैसे? ऐसे जीवाणु संवर्ध जो अपनी शक्ति से वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके तथा भूमि में स्थित फास्फोरस को पौधों को उपलब्ध कराकर पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक के साथ साथ मृदा की भौतिक अवस्था में भी सुधार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो जैव उर्वरक कहलाते हैं। तो ये थी जैव उर्वरक की परिभाषा। विभिन्न प्रकार की मृदा स्थिति तथा फसलों की प्रकृति के आधार पर जैव उर्वरकों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है नील हरित शैवाल और अजोला, दूसरा है एजोटोबैक्टर तथा एजोस्पाइरिलस, तीसरा है राइजोबियम। नील हरित शैवाल तथा अजोला धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ये जो नील हरित शैवाल तथा एजोला है वो धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आते हैं, और जो एजोटोबैक्टर है वो खाद्यान्न, तिलहन, नकदी फसलों, बागवानी फलों में, और जो एजोस्पाइरिलस है वो सूर्यमुखी तथा बाजरा की फसल में, तथा जो राइजोबियम है वो दलहनी फसलों में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। एक बार और इस व्याख्या को देख लीजिए। ऐसे जीवाणु संवर्ध जो अपनी शक्ति से वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके तथा भूमि में स्थित फास्फोरस को पौधों को उपलब्ध कराकर पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक के साथ साथ मृदा की भौतिक अवस्था में भी सुधार करते हैं, वे जैव उर्वरक कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के मृदा स्थिति तथा फसलों की प्रकृति के आधार पर जैव उर्वरकों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। नील हरित शैवाल और अजोला, एजोटोबैक्टर तथा एजोस्पाइरिलस, राइजोबियम।
नीलहरित शैवाल तथा एजोला धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, एजोटोबैक्टर खाद्यान्न तिलहन नकदी फसलों बागवानी फलों में, एजोस्पाइरिलस सूर्यमुखी तथा बाजरा की फसल में तथा राइजोबियम दलहनी फसलों में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशिया के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण एशिया, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन नंबर सी मध्य एशिया और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी एशिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मध्य एशिया। मध्य एशिया अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। मध्य एशिया क्षेत्र की जनसंख्या की वार्षिक दर 2000 से लेकर 2005 के दौरान 2.5% से अधिक और 2005 से 2010 के दौरान 0.3% रही है। अतः प्रश्नकाल के दौरान विकल्प सी सही उत्तर था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी है मूल अधिकारों को न तो कम किया जा सकता है न उनको छीना जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी है संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, और ऑप्शन नंबर डी है संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। यह शब्द सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में प्रयोग किया था। न्यायालय ने इसमें कहा था कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद की संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। संविधान के कुछ ऐसे अनिवार्य लक्षण हैं जिन्हें निराकृत कर वह आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है, अतः विकल्प ए सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है, ऑप्शन नंबर सी है संविधान के अनुच्छेद 361 क के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, और ऑप्शन नंबर डी है देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान में समाचार पत्रों एवं प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1) क द्वारा प्रत्याभूत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के व्यापक परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? पहला है वित्त आयोग का अध्यक्ष, दूसरा योजना आयोग का अध्यक्ष, तीसरा है संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल एक और दो, ऑप्शन नंबर सी केवल एक और तीन तथा ऑप्शन नंबर डी है केवल दो और तीन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है एक और तीन। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो एक और तीन इस प्रश्न का सही जवाब है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, केवल एक और तीन। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। संविधान के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। वित्त आयोग का कार्य केंद्रीय कर राजस्व तथा केंद्रीय सहायता अनुदान में राज्यों के हिस्से का निर्धारण करना है। वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की भांति ऐसे राज्य क्षेत्र जहां पर विधानसभा का अस्तित्व है के मुख्यमंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ज्ञातव्य है कि दिल्ली तथा पुडुचेरी ऐसे केंद्र शासित क्षेत्र है जहां पर विधानसभा के गठन का प्रावधान है। इन दोनों संघ राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और तीन। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों के बहुमत पाने वाले राजनैतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। कारण आर है, बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। ऊपर के 2 वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही हैं पर ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है पर आर गलत है तथा ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है पर आर सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। ए सही है पर आर गलत है। ए क्या है? भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों के बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। तो ये सही है। बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षिक बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो ये गलत है, इसलिए ए सही है पर आर गलत है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। भारत की लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। तो भारत की लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में निर्धारित कुल सीटों में से सदस्यों का आधे से अधिक का बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल या गठबंधन ही सरकार बनाते हैं। चुनाव में पड़े कुल मतों के बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को बिना सीटों का बहुमत प्राप्त किए सरकार बनाने का अधिकार नहीं मिलता है।
बहुमत प्रणाली पर आधारित चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी ही विजयी होता है। मतों की अपेक्षिक बहुलता या प्रतिशतता के आधार पर प्रत्याशियों की हार जीत निश्चित नहीं होती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको बताने हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत की किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी एक बार फिर से देख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है, वो अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी है, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो अंतर बताया गया है यहाँ पे, वो क्या है, वो कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। इस प्रश्न के हल के लिए हमें सभी विकल्पों पर विचार करना होगा। विकल्प ए का परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य भी होते हैं। विकल्प बी में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न कि राज्यसभा का सदस्य हो। जहाँ तक विकल्प सी और डी का प्रश्न है, डॉक्टर राजा रमन्ना की वीपी सिंह सरकार में मंत्री पद पर नियुक्ति विकल्प डी को भी असत्य बताती है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए संविधान लिखित और अनम्य है, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर सी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और ऑप्शन नंबर डी है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है वह निर्धारित करता है कि भारत का संविधान जो है वो परिसंघीय है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। भारतीय संघ व्यवस्था पर भली भांति दृष्टिपात करने से जो तथ्य सामने आता है वह यह है कि यद्यपि हमारे संविधान का स्वरूप संघात्मक है तथापि उसकी आत्मा एकात्मक है। दूसरे शब्दों में, जहां एक तरफ संघात्मक व्यवस्था अपनाने पर भी हमारे संविधान का झुकाव एकात्मक व्यवस्था की ओर अधिक है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब जो होता है वो है ये, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण है उससे।
अब अगला प्रश्न है हम लोगों का, वो है कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है? म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है। तो केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है या कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। ऑप्शन नंबर बी है, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। और ऑप्शन नंबर डी है, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कि वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में। तो इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। यह विश्लेषण वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा जाता है, क्योंकि प्रचलित व्यवस्था के अनुसार करों से प्राप्त होने वाली आय का प्रधान भाग केंद्र के हिस्से में आता है। फलतः राज्यों की योजनाएं मूलतः अनुदानों पर ही आश्रित होकर रह गई हैं। यह बात उस समय विशेष रूप से कही जाती है जबकि केंद्र व राज्य दोनों में पृथक राजनीतिक दल की सरकार हो। अतः विकल्प बी को सही माना जा सकता है। तो विकल्प बी, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, सही जवाब है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामलों में अपना मत व्यक्त करे। दूसरा है, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तीसरा है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। चौथा है, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। करना क्या है इसमें कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 2 और 3 तथा ऑप्शन नंबर डी है 2 और 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तो ये वाला जो है वो सही है। उसके बाद जो सही है वो है कि परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये वाला भी सही है, 2 और 3 अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो सही जवाब कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। तो इस प्रश्न की व्याख्या को भी देखते चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने री स्पेशल कोर्ट बिल 1978 में माना था कि वह अनुच्छेद 143 के अधीन मांगी गई राय देने को बाध्य है, किंतु वह प्रश्न जिस पर वह राय मांगी गई हो विशिष्ट प्रकृति का होना चाहिए। जबकि प्रथम कथन किसी भी मामले में कहता है, अतः यह कथन असत्य है।
कथन 2 सही है क्योंकि परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ही सुनवाई करेगी। कथन 3 भी सही है किंतु 4 असत्य है। इस प्रकार कथन 2 व 3 सही है, अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं?